आज अपन देखते हैं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में अपन आज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाइए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ऑस्टियोमाइलाइटिस की डेफिनेशंस क्या होती है। देखिए, डेफिनेशंस की बात करें तो इन्फ्लामेशंस ऑफ द बोन, बोन के अंदर जो इन्फ्लामेशंस होता है, ये एक नॉर्मल बोन है, इस बोन के अंदर जो इन्फ्लामेशंस क्रिएट हुआ है उसको अपन कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। और ये इन्फ्लामेशंस होने का कॉज क्या रहेगा, तो वो कोई भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स के कारण वो इन्फेक्शंस होता है। वहीं पर अगर अपन अब बात करें इसके क्लासिफिकेशंस की, तो बेसिकली देखिए क्या होता है, दो मोड पर इसका क्लासिफिकेशन है। अगर मैं मोड ऑफ इन्फेक्शंस के तौर पर बात करूं तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार का होता है। द नंबर वन प्राइमरी, द नंबर टू इज सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो तरीका इसका होता है हेमेटोजिनस तरीके से, और जो सेकेंडरी है वो ट्रॉमा, सर्जरी, फॉरेन बॉडी या फिर किसी भी प्रकार के प्रोस्थेसिस या सेप्सिस के तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं क्लिनिकल कोर्स के बेसिस पे, क्लिनिकली ये कैसे हो सकता है, तो वो एक्यूट और क्रॉनिक दो तरीके से होता है। अब मैं आता हूं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पर। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जॉइंट वाला पोर्शन होता है बोन के अंदर, वहां वहां से अपना वो एंटर होता है कौन, माइक्रोब। ये माइक्रोब यहाँ से एंटर हुआ, जैसे ही इसने बोन के जॉइंट्स के थ्रू एंटर कर दिया किसके अंदर, बोन के अंदर, तभी हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव। जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तभी वहीं से इम्यून कॉम्प्लेक्स आते हैं, जो इस एंटीजन के लिए, ये हमारा एंटीजन है, इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब ये एंटीजन के लिए एंटीबॉडी तैयार होती है हमारी बोन के अंदर, तब दो चीजें होती है, जिसमें नंबर वन रहेगा, इसी बोन के एरिया के अंदर ही दो चीजें क्रिएट होगी। उसमें जो फर्स्ट रहेगी वो रहेगी अपनी ब्लड सप्लाई का कंप्रेशन, ब्लड सप्लाई का कंप्रेशन नंबर वन। और जो नंबर टू है वो रहेगा बोन का नेक्रोटिक होना। ये दो चीजें उसके अंदर एक साथ होती है। अब देखते हैं, जब अपनी ब्लड सप्लाई कंप्रेस्ड हुई, ये ब्लड सप्लाई क्या हो गई, यहाँ पे कंप्रेस्ड हो गई, ये ब्लड सप्लाई कंप्रेस्ड हुई, जिसके कारण क्या रिएक्शंस हो गया, इंक्रीज्ड हो गया कौन, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। उसकी वजह से ब्लड सप्लाई के कंप्रेशन से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जब इंक्रीज हुई तो उसमें इम्पेयर्ड ऑस्टियोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो गया। ये क्या है, इम्पेयर्ड ऑस्टियोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, समझेंगे कैसे। ये तो एक है सेल, इसके अंदर ये पेड़ की फॉर्म में है, ये एक पेड़ सेल है। जब इसका ऑस्टियोक्लास्ट होता है तो वो पेड़ हो जाता है। वहीं पर जब एक सेल है उसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल न्यूक्लियस है, जब इसका अपन प्रोलिफरेशन करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की फॉर्म में, तो उसको अपन इम्पेयर्ड ऑस्टियोब्लास्ट प्रोलिफरेशन कहेंगे। अब मैं बात करता हूं कि बोन का नेक्रोटिंग होना क्या होता है। जब एक एंटीबॉडी बनती है इस एंटीजन के खिलाफ, अभी हमारा एंटीजन कौन है, स्टेफाइलोकोकस, हमारा एंटीजन कौन है, स्टेफाइलोकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस एंटर हो गया अंदर, अब इसके लिए क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी, एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी ने क्या कर दिया, इस एंटीजन को, तैयार था ये एंटीजन लड़ने के लिए, तो इस एंटीबॉडी ने इस एंटीजन पर किया अटैक। जब इस पर अटैक हुआ कि अब इसको मारो, इसको किल करो, तभी अपने बॉडी क्या करती है, बोन्स के आजू बाजू में एक बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है। ये बायोफिल्म क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इसने किया प्रोटेक्शन, तब वहीं से इम्यून सिस्टम ने भी एक रिएक्शन दी। जब इम्यून सिस्टम ने बोन को बचाने के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट किया और बायोफिल्म ने भी प्रोटेक्शन के लिए क्रिएट किया, दोनों ने साथ में मिलकर क्या कर दिया, इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दिया। जब इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए बहुत ज्यादा हाइपर तरीके से एक्टिवेट हुआ, तो वहां पर बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन माना गया। जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन हुई तो बैक्टीरिया का प्रभाव इतना बड़ा कि आईएल फर्स्ट अल्फा, आईएल सेकंड बीटा और टीएनएफ अल्फा, ये तीनों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव इंफ्लेमेटरी प्रोसेस चालू कर दी। और जब हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव इंफ्लेमेटरी प्रोसेस चालू होती है, तब सबसे पहले टिश्यूज का डैमेज होना होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव इंफ्लामेटरी साइट्स, एक्टिव इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, तब टिश्यू का डैमेज होना चालू हो जाता है। अब जब टिश्यू का डैमेज हुआ तो NF1 सेल्स और TNF सेल्स ने क्या कर दिया, इन्फ्लामेशंस के साथ में डिफरेंशिएशंस को इंक्रीज कर दिया। इस सेल से, इस एक सेल से जब 4 सेल थी तो इसका डिफरेंशिएशन बढ़ गया दो दो सेल्स के अंदर। जब ये प्रोसेस चालू हुई तो प्रोलिफरेशन हो गया किसका, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स का, और इस प्रोलिफरेशन से ही ऑस्टियोमाइलाइटिस
अकर होती है। जब ये तीनों सेल साथ में वर्किंग में आती है, जब ये तीनों सेल साथ में होती है, तब इन्फ्लामेशन होता है और पेन स्टार्ट होता है बॉडी में। तो ये तो थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स काम करेगा, फिर दो फैक्टर्स हो जाएंगे, नेक्रोटिक फैक्टर, कंप्रेस ब्लड सप्लाई। इन दोनों के बाद में स्टेफाइलोकोकस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी नंबर 3 पर, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स रीएक्टिवेशन हो जाएगा उसका, और वो अटैक करने के साथ में इंफ्लामेटरी रिएक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, ये तो था इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब अपन बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बिल्कुल इजी है। हम उस रीजन में ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें अपना ब्लड टेस्ट के सैंपल से हमें मालूम चल सकता है कि बॉडी में किसका सिक्रेशंस बढ़ रहा है और कौन डिप्लेशंस हो रहा है। और उसके बाद अपन करवा सकते हैं इमेजिंग टेस्ट। आप पता होगा आपको, एक्सरे जो कि एक फिल्म बेस्ड टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं, या फिर एमआरआई जो भी एक फिल्म बेस्ड टेस्ट होता है जॉइंट्स का। फिर आप करवा सकते हैं बायोप्सी, किसकी? बोन्स की और उसके टिश्यूज की। या तो हड्डी की बायोप्सी करवाओ या फिर हड्डी के टिश्यूज की बायोप्सी करवाओ। चलिए, अब इधर ही अपन एक और देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। देखिए, जाहिर सी बात है, इन्फ्लामेशन क्रिएट हुआ है तो क्या होगा? पेन होगा। क्या होगा? पेन होगा। अब जब पेन हुआ है तो बॉडी थकेगी, तो इम्यून और काम करेगा, तो जैसे फीवर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस, बॉडी चिल्स होगी, बॉडी ठंडा होने की कोशिश करेगी, बॉडी के अंदर ठिठुरन महसूस होगी। नंबर 3, रेडनेस एंड स्वेलिंग, इट इज ऑल्सो द कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के तीनों साइन तो आ चुके हैं। चौथा, लैक ऑफ एनर्जी। अब आपको पता है बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की खपत करेगी, इंक्रीज ऑफ द एटीपी। जब बॉडी बहुत ज्यादा थक जाएगी, जब बॉडी थकेगी, अब मेरी बॉडी थक चुकी है, थकेगी तो उसकी किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। तो एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है क्योंकि बोन डैमेज हो रही है। फिर इरिटेबिलिटी, आपको भी पता है जब एनर्जी कम होगी शरीर में तो अपन को इरिटेशंस महसूस होगा। तो जिसमें लास्ट एंड फाइनल बनता है वो बनता है ड्रेनेज और दी पस। ये कहाँ पर होगा? हमारे बॉडी के अलग अलग रीजन्स पर हो सकता है। अगर इस एरिया के अंदर ऑस्टियोमाइलिटिस है नी जॉइंट के ऊपर, तो उसके आजू बाजू में पस जैसी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना चालू हो जाती है। जब पस फॉर्म होगी तो इनएबिलिटी टू मूव द अफेक्टेड लिम्ब्स। अब मानो यहाँ मेरे ऑस्टियोमाइलिटिस है, यहाँ मेरे पस हो चुकी है या यहाँ मेरे पस हो चुकी है, तो क्या मैं नी जॉइंट प्रॉपर मूव कर पाऊंगा? नो, मैं प्रॉपर मूव नहीं कर पाऊंगा। तो उससे क्या होगा? इनएबिलिटी टू मूव। चलिए, ये तो हमारा था ऑस्टियोमाइलाइटिस। इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस कि दोनों के अंदर क्या है और उसके बीच का डिफरेंस। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।